हेलो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल का सिलेबस देखेंगे। जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भूगोल होता है उसको मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल का जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि विश्व के भूगोल में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। दोस्तों, जो विश्व का भूगोल है उसको मुख्यतः 33 चैप्टर में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और बारी बारी से हर एक चीज़ को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो चैप्टर कौन कौन से होंगे जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा ब्रह्मांड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रह्मांड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत विद्वानों ने दिए हैं। हम इस चैप्टर में आकाशगंगा के बारे में देखेंगे, तारे, सौरमंडल, सूर्य ग्रह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रह्मांड जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम देखेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा वो होगा पृथ्वी की गतियाँ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पृथ्वी किस तरीके से अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है, फिर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन गतियों से पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की गतियों के कारण ही हमारे यहाँ दिन रात होते हैं, चाहे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो होगा अक्षांश, देशांतर, तिथि रेखा एवं समय रेखा। तो इस चैप्टर में हम इन 4 टॉपिक के बारे में देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, तिथि रेखा क्या है, समय रेखा क्या है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं समानांतर, तो वो अक्षांश रेखाएं हैं। फिर दोनों ध्रुवों को मिला के कुछ रेखाएं खींची गई हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं मुख्यतः वैसे तो 180 हैं संख्या में, लेकिन मुख्य रूप से 3 रेखाएं हैं, एक आपकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे अपने तीसरे चैप्टर में। जो हमारा चौथा चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। तो अपने चौथे चैप्टर में हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या संकल्पनाएं या क्या क्या थ्योरी विद्वानों के द्वारा दी गई है। अब जैसे कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, फिर कुछ लोग जो एक दैवीय उत्पत्ति भी मानते हैं कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की है। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में हम पृथ्वी की उत्पत्ति जो हमारा चौथा चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा 5वां चैप्टर होगा उसमें हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखेंगे कि जो पृथ्वी का भूगर्भ है उसमें विभिन्न काल में किस तरीके के परिवर्तन आए हैं। अब जैसा कि जब आप चट्टानें, जो चैप्टर आगे का चैप्टर एक चैप्टर होगा चट्टानें, जो कि 7वां चैप्टर होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से पहले आग्नेय चट्टानें बनी, फिर रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानें बनी, फिर अवसादी चट्टानें बनी। तो इस तरीके से जो हमारा चौथा चैप्टर होगा तो उसमें हम देखेंगे या 5वां चैप्टर कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है। जो हमारा छठा चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन तीनों की क्या क्या मोटाई है, क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम अपने छठे चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा 7वां चैप्टर होगा वो होगा चट्टानें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अवसादी चट्टानें, आपकी रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा अंतर्जात बल। अब अंतर्जात बल आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा, तो जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, जब इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से महाद्वीपों का जो आज जो हम महाद्वीपों का स्वरूप देखते हैं, शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे, जिसको
पेंजिया बोलते थे, और उसके चारों ओर एक ही समुद्र, एक ही सागर हुआ करता था, जिसे पेंथालासा बोलते थे। फिर पेंजिया टूट गया तो उसी से गोंडवाना लैंड निकल के 2 पार्ट में पेंजिया टूट जाता है। फिर उन्हीं दोनों पार्ट से अलग अलग महाद्वीप, वो दोनों पार्ट भी कई बार टूटते हैं, तो जिससे कई महाद्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा, भूकंप व सुनामी और ज्वालामुखी। तो ये कुछ घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर, तो जैसे कि भूकंप हो गई या सुनामी हो गई, तो ज्वालामुखी हो गई। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भूकंप उत्पन्न होने का क्या कारण होता है, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फिर सुनामी के बारे में देखेंगे कि सुनामी कैसे उत्पन्न होती है। कुछ दुनिया की प्रमुख सुनामियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब कब आई और किस क्षेत्र में आई, इनसे कितने बड़े स्तर पे तबाही मची। उसी तरीके से हम दुनिया की कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, कुछ सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार होता कैसे है। तो इस तरीके से हमारा 10 चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो हमारा 11वां चैप्टर होगा, बहिर्जात बल। तो 7वें चैप्टर में आपने देखा था अंतर्जात बल। अब जो हमारा 11वां चैप्टर होगा वो होगा बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल में जैसे पृथ्वी के ऊपर जिस तरीके के बल काम करते हैं और उनसे जिस तरीके के परिवर्तन आते हैं पृथ्वी के सतह पे, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा 12वां चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे कि विश्व के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, द्वीप, जल संधियाँ, मरुस्थल। तो ये सारी चीज़ें हम अपने 12वें चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा 13वां चैप्टर होगा उसमें हम महासागरीय धाराओं के बारे में देखेंगे कि अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। तो ये इनका क्या क्या क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों में ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं, उनका नाम क्या है। उसी तरीके से किन किन क्षेत्रों में गर्म महासागरीय धाराएं चलती हैं, उनका क्या नाम है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। किसी एक जलधारा का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये ठंडी है या गर्म है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे मतलब किस महाद्वीप में या किस महासागर में चलती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर जो हमारा अगला चैप्टर होगा 14वां चैप्टर, उसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में क्या क्या पढ़ना है, इसका संगठन, संरचना, वायुमंडलीय दाब और पवन। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवन ही की कई तरीके के मौसम परिवर्तन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो वायुमंडल में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब जैसे कि मानसून पवन आती है हमारे, कुछ ठंडी हवाएं होती हैं, कुछ गर्म हवाएं होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक गर्म हवा बहती है, खासकर उत्तर भारत में उसे लू बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वायुमंडल वाले चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा 15वां चैप्टर, आर्द्रता एवं वर्षण। तो इसमें हम देखेंगे कि बारिश से संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। बादल कितने प्रकार के होते हैं और किन बादलों से बारिश होती है, किन से नहीं होती है, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे 15 चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम आगे देखेंगे जो हमारा 16वां चैप्टर होगा वो चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। तो 16वें चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से चक्रवात का निर्माण होता है। कुछ प्रमुख चक्रवातों के नाम देखेंगे, उनका क्षेत्र देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, फिर प्रतिचक्रवात के भी बारे में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा 17वां चैप्टर, विश्व की मिट्टियाँ। तो 17वें चैप्टर में हम विश्व की मिट्टियाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरीके की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो इस तरीके से भारत में भी कई सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसी तरीके से विश्व में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो हमारा 17वां चैप्टर होगा उसमें हम विश्व की प्रमुख मिट्टियाँ और किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में देखेंगे। इनकी खासियत क्या होती है, इनमें किन तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, किस तरीके की फसल नहीं उगाई जा सकती, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा 18वां चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र। तो हम अपने 18वें चैप्टर में विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र के बारे में देखेंगे। अब इसमें जैसे कि वन हो गया, घास भूमि हो गई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, या आपका टुंड्रा क्षेत्र हो गया, ये सारी ही चीज़ें इस चैप्टर में आ जाएंगी। और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मरुस्थलों के बारे में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है।
तो ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देख लेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर यानी कि 19वां चैप्टर होगा कृषि। तो इसमें हम देख लेंगे कि विश्व के कौन कौन से देशों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम अपने 19वें चैप्टर में देख लेंगे। फिर कृषि में हम कृषि से संबंधित तकनीकों के बारे में भी देख लेंगे। कई सारी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ भी आपने जैसे कि हरित क्रांति भारत में देखी है। तो इस तरीके से नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, ये सारी ही चीज़ें कृषि से संबंधित। तो विश्व की कृषि से संबंधित हम चीज़ें देखेंगे। भारत की कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम भारत के भूगोल में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि जो भूगोल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो अभी चूँकि हम यहाँ पे विश्व का भूगोल देख रहे हैं तो हम विश्व के ही संदर्भ में सारी चीज़ें देखेंगे और विश्व के संदर्भ में ही सारे टॉपिक को तो इस तरीके से आप देखते हैं 19 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो हमारा 20वां चैप्टर है वो पशुपालन है। तो इसमें भी हम पशुपालन से संबंधित चीज़ें देख लेंगे कि विश्व की कुछ जैसे गायों की नस्ल, भैंसों की नस्ल, बकरियों की नस्ल, भेड़ों की नस्ल, तो पशुपालन से संबंधित ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-10, 12-12 फैक्ट इसमें आएंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो जर्मनी का रूर घाटी है वहाँ पे कोयला बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से कोयले का खनन होता है। फिर साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग क्षेत्र है वहाँ से हीरे का बहुत बड़े स्तर पे वो खनिज क्षेत्र है, वहाँ से हीरे का उत्पादन होता है। इस तरीके से दुनिया भर में जो प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं जहाँ से प्रमुख खनिज जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, हीरा हो गया, एल्युमिनियम बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, कांसा हो गया, ये सारी ही चीज़ें हम देख लेंगे अपने 21वें चैप्टर में कि इन सारे ही खनिजों का उत्पादन दुनिया भर में कहाँ कहाँ होता है, कौन सी प्रसिद्ध खाने हैं जहाँ से इनका उत्पादन होता है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसे ही बन जाते हैं कि कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, या फिर कोई प्रमुख खनिज क्षेत्र या खान का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कहाँ पे स्थित है। अब जैसे क्वेश्चन में बन गया कि रूर घाटी कहाँ पे स्थित है, तो रूर घाटी कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में। किस लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर होगा 22वां चैप्टर कि विश्व के प्रमुख उद्योग। अब विश्व जैसे जिस तरीके से खनिजों में हमने देखा था कि दुनिया में कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक देश हैं, कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं, उसी तरीके से कुछ उद्योगों के भी प्रमुख क्षेत्र हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में ले ली जाए भारत में, तो भारत में सूती वस्त्र का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो अगर चमड़े का ले लिया जाए कि चमड़े का जो प्रमुख उद्योग कहाँ पे स्थित है भारत में, तो कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो उसी तरीके से विश्व में जो कुछ प्रमुख उद्योग हैं वो उद्योग का केंद्र कहाँ है, कहाँ पे स्थित है। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देख लेंगे। अब जैसे सपोज कि जो कनाडा का मॉन्ट्रियल है वो कागज़ उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसी तरीके से कुछ 20-25 फैक्ट इसमें आ जाएंगे। इसमें बस हमें यही देख लेना है कि दुनिया भर में जो प्रमुख उद्योग हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं देखनी। जो हमारा अगला चैप्टर होगा विश्व में परिवहन। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते होंगे, क्योंकि परिवहन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भारत के भूगोल से बनते हैं, न कि विश्व के भूगोल से। तो इसको हम स्किप कर देंगे, तभी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वैसे हम थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको बता देता हूँ कि परिवहन में जैसे कि सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो रूस में है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर होगा विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। अब जैसे पूछ लिया जाए कि बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरब वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसी तरीके से अफ्रीका की कई सारी जनजाति, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जो कांगो बेसिन है अफ्रीका में, वहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन विश्व की जनजातियों से बन जाते हैं। तो यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा हम सब के लिए, आपके लिए। तो इस चैप्टर को भी हम देख लेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा
यहाँ से हम महाद्वीप चालू हो जाते हैं, जैसे एशिया हो गया, फिर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इस तरीके से हम जो हमारे प्रमुख सातों महाद्वीप हैं उनकी कुछ विशेष तथ्य वहाँ से बनते हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन बन गए या फिर कुछ और इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो बारी बारी से हम सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने सभी महाद्वीप के नाम लिखे हैं, जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो इस तरीके से जो हमारे सातों महाद्वीप हैं उनमें से कम मान के चलें कि हर महाद्वीप से 20 से 25 फैक्ट बनेंगे। तो हम इसको फैक्ट वाइज डायरेक्ट लिख लेंगे और उसको कई बार पढ़ लेंगे, 4 बार 5 बार, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा महाद्वीप वाला पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा सबसे अंतिम चैप्टर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो होगा महासागरों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो जो हमारे महासागर हैं प्रमुख, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तो इन महासागरों से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, प्रमुख तथ्य। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो जो बरमूडा ट्रायंगल है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो महासागरों से बनते हैं। तो इन फैक्ट को हम पढ़ लेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जो हमारा चैप्टर 33 होगा। तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आगे इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। यहाँ पे कुल 33 चैप्टर बन रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, 33 चैप्टर। तो इस तरीके से जब हम 33 चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सिलेबस पे हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो और जो मैंने आज बताया ये आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ कमी भी लग रही हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।